किसान भाई नमस्कार। मंडी-रेट्स.in पोर्टल पर आपका स्वागत है। और आज हम नवीन भाई के साथ में एक बड़े ही रोचक विषय पे बात करने वाले हैं कि पाम ऑयल कैसे लगा रहा है किसानों की लड़का। नवीन भाई जो हमारे किसान भाई हैं, सरसों की खेती करते हैं और हर साल बड़े उत्साह के साथ खेती होती है। 6 महीने पूरा काम होता है, पूरा परिवार जुटता है। और लेकिन जब कीमतों की बात आती है तो कैसे ही कीमतें कंट्रोल होती हैं। कभी ये बिल्कुल ही अब आजकल जैसे पूरा ही नाश पिटा हुआ है, 5600 रुपये घूम रही है सरसों। कभी ये 7-8 हज़ार पे जाके रुक जाती है, जबकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्या चक्कर है ये? देखिए कमल जी, इसके पीछे का पूरा गणित समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो आज के जिन तेल तिलहन की फसलें बोलते हैं जो तेल से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं, तो इन तेल तिलहन की फसलों में भारत जितना उत्पादन करता है वो खपत का मात्र 35% है। अच्छा। और ये 65% भारत बचा हुआ विदेशों से मंगाता है। अब हम सरसों का तेल तो मंगाते नहीं बाहर से। हाँ, और सरसों के तेल में मिलाने के लिए पाम ऑयल तो मंगाते हैं। और मैंने सुना भाई पाम ऑयल तो बहुत ही बेकार चीज़ है भाई। देखिए सीधा सा गणित है। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जो चीज़ आप डायरेक्ट खा सकते हैं वो आपके शरीर को अगर नुकसान नहीं करती तो वो कोई भी चीज़ है वो नुकसानदायक नहीं है। ठीक बात है। पाम ऑयल या कोई भी इस तरह का तेल जो डायरेक्ट फॉर्म में आप नहीं ले सकते वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। ठीक बात है। अगर पाम ऑयल मिलाने के बाद अच्छा हो सकता है, कैसे हो सकता है? बगैर मिलाए डायरेक्ट फॉर्म में पाम ऑयल कभी नहीं खाया जाता। ठीक बात है। जो तेल डिटर्जेंट से लेकर सौंदर्य प्रसाधनों में इन सब इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। बेसिकली पाम ऑयल का उत्पादन इन्हीं चीज़ों के लिए होता था। ठीक बात है। खाने के लिए नहीं होता था। खाने के लिए कभी नहीं होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े व्यापारियों ने इसको समझा कि इसको दूसरे तेलों में, चाहे वो मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, सभी तेलों में मिलाकर दिया जाने लगा। आजकल मैं पढ़ता हूँ बोतलों पे ना लिखा होता है कुकिंग मीडियम, तेल नहीं लिखा होता। हाँ जी, ये कुकिंग मीडियम का मतलब वही है ना कि आप क्या इसमें कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, कॉकटेल है इसमें तेलों की। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो ये पीला है, ठीक बात। दूसरा ये इसमें कोई स्मेल नहीं होती। स्मेल नहीं होती, इसलिए स्मेल नहीं होने की वजह से इसको किसी भी चीज़ में मिलाया जा सकता है। ठीक बात। जैसे घी का तो एक स्वाद भी होता है जी। स्मेल, घी की अपनी एक स्मेल होती है, तेल की, हर तेल की अपनी एक स्मेल होती है जी। इस तेल की कोई स्मेल नहीं है। ठीक बात। रंग है तो वो उसकी वजह से आसानी से सब जगह मिला दिया जाता है। जबकि शुरुआती दौर में इसको फास्ट फूड इंडस्ट्री ने यूज करना शुरू किया और इसके काफ़ी खतरनाक रिजल्ट भी है। काफ़ी रिसर्च हुई विदेशों में, काफ़ी जगह बैन भी हुआ, पर फिर भी एक बड़ी लॉबी इसके पीछे काम कर रही थी। भारत का सिस्टम भी इस तरीके से सपोर्ट कर रहा था। सरकार ने भी कोशिश की कि भाई सरकार ने कोशिश ये की कि हम पाम ऑयल विदेश से क्यों खरीदें, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, तैयार कर ले, और कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाएं। और अब मैंने तो सुना है पाम ऑयल मिशन भी स्टार्ट हो गया है। हाँ, पाम ऑयल मिशन स्टार्ट हो गया है जिसमें काफ़ी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है सरकार जी। मेरा कहना ये है कि आपने किसानों को धान और गेहूं की तरह जिस तरह शिफ्ट किया था एक योजनाबद्ध तरीके से, उसी तरीके से आप योजनाबद्ध तरीके से ऐसी पॉलिसियां बना के इन फसलों को बढ़ावा दे के आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब एरिया बढ़ेगा, और वो तभी संभव है जब सरकार प्रोत्साहन देगी कि कुछ इस तरह की पॉलिसियां बनाएगी जो इस तरह की खेती करने वाले सिस्टम को प्रमोट करता है। आज के दिन ये खेतियाँ ऐसी जगह मजबूरीवश की जाती हैं जहाँ दूसरी फसलें हो नहीं सकती। ये जितना अब उत्पादन हो भी रहा है, धीरे धीरे अगर इसी तरह पाम ऑयल अपना दबदबा कायम रखता रहा और भारत में भी उसका उत्पादन बड़े स्केल पे हुआ तो धीरे धीरे ये सरसों होगी, क्योंकि अब भी वो जहाँ मजबूरी में ही हो रही है, फिर बिल्कुल धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाएंगे। क्योंकि सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि जैसे ही मार्केट में सरसों आई तब आपने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, पाम ऑयल की इम्पोर्ट कर लिया। कुछ समय के लिए सरसों के भाव अच्छे मिले किसानों को, वो इसलिए क्योंकि विदेशों से आने वाले पाम ऑयल पे थोड़ी सी रोक लगी हुई थी। तो वो कुछ जगह जैसे इंडोनेशिया जैसी जगह पे मजदूर नहीं मिले थे, मलेशिया में, तो वहाँ उस अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर में गड़बड़ होने की वजह से वो भारत में तेल नहीं पहुँचा।
और इसलिए, और देखिए मीडिया इसमें कैसे चतुराई दिखाता है, जो मीडिया का दायित्व तो नहीं है। मीडिया क्या करता है कि पाम ऑयल से ड्यूटी घटाई, भारत में आयात बढ़ा, आयात बढ़ते ही खाद्य तेलों के रेट कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ किसानों को उस फसल का पैसा भी तो कम मिल रहा होता है। मीडिया ये नहीं बताता, इस बात को छुपा लेता है कि ये पाम ऑयल इन तेलों में मिलाकर बेचा जाता है, इसलिए रेट डाउन हुए हैं। ठीक है, ये मिलावट का तेल नहीं हो तो देखिए उपभोक्ता, महंगाई मीडिया और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए होती है। हर इंसान एक ऐसा खाना खाना चाहता है जो साफ सुथरा, स्वच्छ हो, सुरक्षित हो। पैसे पैसे से ज़्यादा लंबा चौड़ी दिक्कत इंसान नहीं मानता है, क्योंकि देखिए अगर आपको मिलावट वाला सस्ता तेल मिला है तो वो आपके शरीर को खराब करते हुए आपको डॉक्टर को वो पैसे देने पड़ेंगे, मतलब निकलेंगे वो आपकी जेब से ही। आप अच्छे खाने का डायरेक्ट पैसा दे दीजिए या अपने शरीर को खराब करके दवाइयों और डॉक्टरों के जरिए दे दीजिए, जाएगा वो आपकी जेब से ही। अब इस तरीके से किसानों के डायरेक्ट पहुंचा दीजिए या उस मिलावट वाली इंडस्ट्री को। देखिए पूरे वर्ल्ड में जो अल्ट्रेशन इंडस्ट्री है, मिलावट की, हाँ, जो मिलावट वाली जो पूरी इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, और वो खड़ी ही इसी तरह की चीज़ों पे है। और पूरा का पूरा नेक्सस इस तरह का काम करता है कि जो पॉलिसियाँ बनाने वाले नीचे अफसर्स होते हैं उनसे इसी तरह की पॉलिसियाँ बनवाई जाती हैं ताकि उनकी इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, प्रोत्साहन मिले। अब देखिए जैसे भारत में जो व्यापार करने वाले छोटे लोग थे वो धीरे धीरे इससे बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे पाम इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी और खासकर यहाँ के व्यापारी भी जितने बड़े होते जाएंगे, धीरे धीरे यही लोगों ने प्रतिबंध लगवाया। अब तो मैंने सुना इसमें विटामिन भी मिलाने लगे, वो उसके हाथ से निकल गया, छोटे खोलू निकालने, वो तो नहीं मिला सकता विटामिन। हाँ, वो नहीं मिला सकता। वो इस तरह की चीज़ें मिक्स, मतलब वो जो स्टैंडर्ड होता है चीज़ों को जांच करने का एक पैमाना, मानकीकरण तय करते हैं, वो उन्हें जो जो चीज़ चाहिए होते हैं उन्हें किसी को भी कैपिंग लगवा देना, जिसको बोलते हैं कि भाई आपको किसी को बैरियर लगवा दीजिए, उसको सिस्टम से बाहर करना हो, तो वो धीरे धीरे उस सिस्टम का हिस्सा। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां हो या जो लोग भी हों, किसान जब अपनी फसल लेके मंडी में जाता है तब उसके हकों की बात करने वाला कोई नहीं होता, वो खुद भी नहीं होता। सबसे लाचार बेबस किसान दो ही समय होता है, प्रकृति की मार होती है, दूसरा मंडी में जब वो सामान बेचने जाता है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने सामान पर, वो किस रेट में बेचना चाहता है, नहीं बेचना चाहता है, कितने भाव तय हुए। किसान मंडी में सिर्फ पहुंचाने का एक माध्यम है और उगाने का एक माध्यम, इसलिए कहता है मंडी में घेरा है, हाँ, आड़ती और उस पूरे सिस्टम के भरोसे रहता है कि भाई वो अब वो कैसे क्या रेट लगाते हैं, इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है कि भाई क्या कैसे रेट तय होता है। जब आप और मैं खरीदने वाले हैं तो हमें ही मिलकर तय करना है ना कि कोई चीज़ खरीदने तो कितने में खरीदेंगे। तो आप कुछ ज़्यादा लगाते रहोगे तो मैंने आपका पैर दबा दिया, नहीं ज़्यादा लगा दिया आपने। तो ये एक तरीके का इस तरह है जहाँ सरकार कहती है कि भाई ऑनलाइन ऑक्शन से हमने पारदर्शिता ला दी, तो आपने यहाँ तो इस तरह का कोई एक इस तरह का सिस्टम खड़ा किया नहीं कि जिससे किसानों को ये पता चल सके। अब कागजों में मंडी के रेट कुछ होते हैं फसलों के, असल में कुछ में बिकती है। कई जगह जैसे धान में ही नमी के नाम पे कटौती, बारदाना के नाम पे कटौती, इस तरह की चीज़ें किसान को बारदाने से नमी से क्या लेना देना है। ये इस तरह की चीज़ें जानबूझ के परेशान करने के लिए, और कोशिश का यही रहनी चाहिए कि भाई, और देखिए पाम ऑयल को लेके जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ठीक बात। अगर खाने वाले ही जागरूक नहीं होंगे तो बेचने वाले को क्या दिक्कत। अब वो बोतल में तो इतना बढ़िया सरसों का पीला पौधा छपा होता है, हाँ बिल्कुल, और उसके अंदर तो सरसों का फोटो है, फोटो है, उसके अंदर तो सामान कुछ और है। हाँ, उसमें तो अब कितनी मात्रा में मिला होता है ये भी नहीं पता हमारे को, क्या क्वांटिटी मिलाई है, हाँ मिला दिया 65। सरकार ने भी कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं कर रखी कि भाई आप पाम ऑयल या कोई भी ऑयल मिलाते हैं तो कितनी मात्रा मिलाते हैं। सरकार ने वो एडवाइजरी नियम तो सब बने हुए हैं, लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, मतलब वही कि सरकार इन चीज़ों को तो सब चीज़ें बनी हुई है, जागरूकता सरकार भी नहीं चाहती कि भाई पेपर वर्क तो अपना पूरा करते ही है, लेकिन वो पेपर वर्क जो है, जो मानक बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, वो
जब सरसों का तेल मतलब सरसों का तेल, मूंगफली का तेल मतलब मूंगफली मूंगफली का का तेल, हाँ। तिल का तेल मतलब तिल का तेल। अब ये नहीं कि उसमें कुछ उपचुप करके नाम उसका तिल का तेल है और पीछे से जैसे मैंने देखा था एक बार, एक बहुत नारियल के तेल का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी शीशी में लेके आया, उस पर लिखा हुआ कि कोकोनट ऑयल इतने परसेंट प्लस 90% वेजिटेबल ऑयल। मैंने कहा वेजिटेबल ऑयल क्या चीज़ है यार ये? हाँ, ये वेजिटेबल ऑयल है और वो इतना बड़ा ब्रांड है कोकोनट ऑयल का। उसके बाद तो मैं मतलब ये लिए बड़ा कंसर्न हो गया। असल में जो मुद्दा आज हम डिस्कस करें नवीन भाई कि किसान को जो सरसों एक बड़ी फसल है और राजस्थान, हरियाणा, एमपी, पंजाब इसको बड़ी लोग उम्मीद से रहते हैं, लेकिन उसका जो प्राइस है वो प्राइस को जो ऑयल इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है, हाँ, है ना। लेकिन वो खिला सरसों तेल रहे हैं लेकिन बीच में अपना चला रहे हैं। वो सरसों का तेल उसमें नाम मात्र ही होता है। तो मेरे को लगता है कि किसानों को बजाय रेट मांगने के ना एक पूरी मुहिम ऐसी चलानी पड़ेगी। भाई तुम सरसों का तेल अगर बेच रहे हो तो सरसों का तेल ही बेचो। नहीं, मैं तो ये तक कहता हूँ कि भाई हम अगर सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो हमें सरसों ही खरीद के, सरसों तो कभी खराब भी नहीं होती है, फिर रख लो, निकलवा लो तेल अपना। तो ग्राहकों को ही तो हम सबको आपस में ही, जैसे आपने पीछे आटे का भी बात की थी, तो चक्की से पिसवा के ताज़ा खाना चाहिए। तो वो उसमें किस तरह के केमिकल मिलाते हैं, काफी मात्रा में मिलाया होता है। जैसे आज डॉक्टर साहब से एक बात हो रही थी कि सिंथेटिक से आपका लीवर और कैंसर, ये दो ही चीज़ें, सोराइसिस और आपको कैंसर ये मिलेगा। इसके अलावा तो आप जितनी सोच रहे हैं कि बचत की है उससे ज़्यादा आप डॉक्टरों के जरिए एक दूसरी इंडस्ट्री, मतलब ये मिलावट की और मेडिकल इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे के भरोसे चल रही है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, जब उपभोक्ता खरीद के डायरेक्ट किसान से भी खाएंगे तो भी उनको भी, किसान को एक अच्छा मूल्य मिल जाएगा, डॉक्टर पे जो खर्चा है वो नहीं आएगा। और इन मिलावट की चीज़ों से ही शरीर सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है और इन्हीं में सबसे ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर ये जैसे उनका अपना अधिकारियों और कॉर्पोरेट्स का नेक्सस बना हुआ है, इसी तरह ये अलग नेक्सस बना ले तो वो बैठे रहे, थाली बैठा देंगे। तो अब क्या होता है कि किसान के पल्ले कुछ नहीं और इन कंपनियों की बल्ले बल्ले रहती है। तो मेन बेसिक समस्या यही है कि हम अलग अलग हैं, दो यूनिट, ठीक बात है, वो उगाने वाला, हम खाने वाले। तो बिचौलियों को, वो जो एक मंडी फंडी वाला था उससे अलग ही एक पैरेलल दूसरा, मैं तो मंडी फंडी प्लस झंडी, हाँ तो उससे अलग ये नारेबाजी से अलग हटके, ठीक बात ये है, एक तरीका है जिसमें मैं तो लंबे समय से कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई लोग ज़्यादा डायरेक्ट किसान से खरीदे। आप दोनों को एक फैमिली फार्मर वाला कॉन्सेप्ट भी लिया था इसीलिए कि भाई आप फैमिली डॉक्टर क्यों रखते हैं, आप फैमिली फार्मर रखते हैं ना। सही बात है भाई, आपके पास ऑप्शन है, आप फैमिली फार्मर रखना चाहते हो कि आप फैमिली डॉक्टर रखना चाहते हो, ठीक है, तो चॉइस आपके हाथ में है। हमें डॉक्टर को पैसा देना अच्छा लगता है कि किसान को देना अच्छा लगता है। एक उस अन्नदाता, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, तो उसका पेट भरने, उसके परिवार को चलाने में आप डायरेक्ट मदद कर सकते हैं, बजाय किसी मिलावट की चीज़ को आप कम पैसे में खरीदते हैं पर वही आप स्वास्थ्य के नहीं। वो धीरे धीरे देखो 80 रुपये लीटर तेल था, 90 रुपये लीटर था, 200 रुपये लीटर पहुंच गया, 200 में भी मिलावट का ही मिल रहा है भाई। हाँ मिलेगा, मिलावट का ही मिलेगा, मिलावट का ये गारंटी है। पैसा तो वो अपनी सुविधा से देखते हैं, ठीक बात है। किसान को सीधा सा गणित है, किसान के 10 रुपये सरसों में बढ़ोतरी हुई तो उनके 100 हो जाएंगे, सही बात। इनके 10 उनके 100 बराबर है, सही बात। यहाँ 10 की वृद्धि हेडलाइन बनती है, किसानों को बड़ा मुनाफा सरसों की खेती में, और वो कब ने 100 पूरे करते हैं उसका पता नहीं लगता। हाँ, वो कब पूरा कर जाते हैं, उनको क्या है। देखिए, आज वो सरसों 100 रुपये खरीद रहे हैं, अगर उसमें 50% मिला रहे हैं तो उसमें 70 मिलाने लग जाएंगे, ठीक बात उनके पास तो बड़ा हथियार है, ठीक बात, अपना रेट बैलेंस करने का। सही बात है। वो रेट नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी वो अपनी कॉस्ट कटिंग उन्हें आती है कि कैसे हमें अपनी मिलावट वाली मात्रा बढ़ा देंगे। अब देखो, मैं कई बार देखता हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे शब्द निकाले जाते हैं। वैसे कहोगे मिलावट तो बड़ा चुपता है, एक बड़ा ब्लेंडिंग, फोर्टिफिकेशन। अब ब्लेंडिंग बंदा सुनता है, ब्लेंडिंग तो बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए, मार्केट तो शब्दों के साथ खेलेगा, खेलेगा, वो उसका अपना एक टूल्स है ही।
हम उस टूल्स को, उसके पीछे की जो मानसिकता है, उसकी जो मंशा है, उसको अगर जितना अच्छे से समझेंगे, शब्दों के पीछे का जो खेल होता है वो समझना बेसिकली। और मुझे लगता है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो तो भी इससे बहुत दूर हैं, उनको ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आती। कैसे वो कितना मर्जी मेहनत कर लें, कितना मर्जी पसीना खेतों में बहा लें। अब हम ये उम्मीद करें कि किसान भी इंटेलेक्चुअल भी हो जाए और खेती भी करें, ये भी उनके साथ थोड़ा सा देखो ऐसा जैसे सूचना क्रांति का दौर है, सबके हाथ में फ़ोन आ चुका है और फ़ोन आने की वजह से लोग पहले जो फ़ोन पे जो काम करते थे, अब मेरे को लगता है कि 5 से 7 साल स्मार्टफोन लोगों को हाँ ये मैं मान सकता हूँ इम्प्रूवमेंट हुई है बहुत ज़्यादा। जो पुरानी पीढ़ी से जो नई पीढ़ी आ रही है वो थोड़ा थोड़ा पहले की फैमिली फार्मर वाला कॉन्सेप्ट है, फ़ोन के थ्रू बहुत बढ़िया फैमिली फार्मर का सिस्टम हाँ, बन सकता है। बिल्कुल वो सबसे लोगों को अप्रोच किया जा सकता हाँ, है। मैंने जैसे पीछे एक दो दोस्तों से साझा भी किया था कि भाई अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक बात। आप अगर छोटा सा कोई व्यापार करने की अगर सोच रहा हो स्थानीय स्तर पर, हर गांव के आसपास एक छोटा कस्बा शहर जरूर है, 10 जरूर है। किलोमीटर के रेडियस बिल्कुल में। बिल्कुल। हरियाणा में तो जरूर है जरूर और है। किसी प्रदेश में हो या ना हो। ठीक है। आप ये देखिए, मेथी, पालक, बथुआ, सरसों और दूध, ये 5 चीजें सबसे ज्यादा खपत होती है सर्दियों में। मेथी, पालक, सरसों, दूध। दूध, ठीक है, गुड़ भी लगा लो साथ में। हाँ गुड़ भी लगा लो। मतलब ये 6 चीजें तो नेसेसरी हैं हर घर में चाहिए। सातवां, आज के दिन खांड भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं चीनी की बजाय। तो मतलब ये 7 चीजें आप एक परिवार से शुरू करते हुए चाहे कितने परिवार जोड़ लो। आप और हम शहर में रह रहे हैं, हम ढूंढते हैं कि कोई देने वाला मिल जाए। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जितनी हरी पत्तेदार सब्जी है इनको हाथ लगाने से पहले बंदे के मन में ये ख्याल आता है कहीं सीवर के पानी से तो नहीं वो लगा रखी। और ऐसा अगर कोई गलत भी नहीं है। हाँ, अगर यदि आप साफ पानी की ये जो हरे पत्तेदार सब्जी है वो उपलब्ध करा दे तो अमृता पैसा भी है। देखिए 10 रुपए की एक जुटी आती है, ठीक बात। आप 10 में भी देंगे, लेने वाले को तो दिक्कत है ही है नहीं, आपको भी 10 में कितना फायदा आप सोच नहीं सकते। सही बात। 10 रुपये मेथी, 10 रुपये पालक, 10 रुपये धनिया, 10 रुपये बथुआ, 10 रुपये सरसों, ठीक बात। 50 रुपये। हाँ। 60 से लेकर 80 तक का दूध कोई भी ले लेता है। सही बात। गाय का हो, भैंस का हो। ठीक है। ठीक है, 1 किलो गुड़ महीने में परिवार में चाहे आप 100 रुपये का बेच लो, चाहे 100 का बेच, 60 से 100 का कितना ही बेच लो। ठीक है, आप डेली के 50 तो ये हुए, 50 है 50 100, मतलब 200-250 रुपये का सामान डेली का आपकी खपत वाला एक परिवार कर सकता है। और जब आप इतना करोगे तो आपसे पिसा हुआ आटा भी ले लेगा। सही बात। चावल भी ले लेगा। सही बात। मेरा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप वैसे परिवार में मत घुसिए, आप एक अपने फैमिली ऐसे क्रिएट कीजिए कि उसकी रसोई में आपका दिया सामान है। अरे यही चीज और आपको यही चीज आपका वॉलमार्ट सोच रहा है। हाँ, और ये चीजें जब वही चीजें आपको खाने को वो बना के देंगे, ठीक बात है, तब आपको एक अलग एहसास होता है। सही बात है, सही बात है। और ये अगर ये विश्वास जितना ज़्यादा जनरेट किया जाए तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें ना तो किसी से लड़ना है, सैकड़ों लाखों रोजगार इस चीज से बन सकते हैं। हाँ नहीं, इसमें ना तो किसी से लड़ना, ना किसी से झगड़ना, ना अधिकारों के लिए बैठना। एक फैमिली दूसरी फैमिली को अपने आप जोड़ देगी, अपने आप जोड़ जाती है। आप बस क्वालिटी पर फोकस रखना है भाई कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं चाहता। और ये तरीका छोटे स्तर से शुरू करके आप कितना ही बड़ा कर लीजिए और कितनी जगह कर लीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। और ये मॉडल अगर कोई अपनाता है तो हमें ज़रूर सूचित करें ताकि हम आपकी वीडियो, आपके अनुभव और इस तरह की चीज़ें आगे ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर सके। आपके बारे में लिखेंगे भी सही। और मुझे लग रहा है कि आजकल के कुछ युवा एंटरप्रेन्योरशिप में इस तरह की चीज़ें सोचने लगे हैं। ठीक है। खेती से जुड़े हुए उद्योगों की तरफ भी लोग काफ़ी रुझान भी लोगों का, युवाओं का खासकर बन गया है। हाँ, बन रहा है धीरे धीरे। उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें फैमिली के साथ ही आती है कि पढ़ लिख के भी ये काम करेगा ये तो अनपढ़ों का काम होता था। ठीक बात है भाई, वो खेती और व्यापार के फर्क को समझ नहीं रहे। सही बात। ये बिजनेस का शॉर्ट मॉडल और बढ़िया दूसरे के विश्वास पे टिका हुआ मॉडल है जो
जब से जैसे रोड जो कनेक्ट हमारा पारंपरिक सामुदायिक सिस्टम था, जो गांव का जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता था, एक दूसरे सामुदायिकता इसीलिए तो कहते थे कि एक दूसरे को, एक दूसरी जॉब जिन्हें हम जातियाँ कहते हैं, वो बल्कि काम करते थे सही वैसा, बात है। तो वो एक दूसरे को सपोर्टिंग सिस्टम था। ठीक बात है। तो ये शहर और गांव एक दूसरे के कभी दुश्मन नहीं होते। ये बीच में जो गैप आ गया है, इसकी वजह से खाइयाँ बढ़ती हुई लग रही सही हैं, बात है। क्योंकि लेन देन के बीच में कोई तीसरा बिचौलिया घुस गया है, इनविजिबल है, वो गांव और शहर को विलेन की तरह एक्सप्लोर करने लग गया। हाँ, और दोनों को विलेन की तरह रिप्रेजेंट करता है कि शहर वाले ऐसे होते हैं, गांव वाले ऐसे होते हैं। तो ये जो आपको पोर्ट्रेट करने का जो तरीका है, ये कंपनियों का ही किया गया गेम होता है, जिसमें फंसने की जरूरत नहीं होती है। आपसी सौहार्द, समझो, हाँ, इसको, इस गेम को समझो, और वो आपके पर विश्वास है, आप उनके विश्वास पर खरे उतरते रहोगे। ये बिजनेस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा इन्वेस्ट का बिजनेस नहीं है। सही बात। मतलब आपके पास 1 बीघा भी है तो उसमें ये हरी सब्जियां तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हरी सब्जियां सर्दियों में जी, गर्मियों में घिया, तोरी, बैंगन, मिर्च, ये 5-6 सब्जियां ऐसी हैं जो गर्मियों में आराम से हो सकती हैं, और 1 बीघा में भी आराम से हो जाती है। उसी परिवार को आप दूध दे रहे हो तो घिया तो इतनी उतरती है, खीरा है, तोरी है, ये आराम से सारी सब्जियां आप पहुँचा सकते हो। और हमने तो पंचकुला में भी रहते हुए खुद लगाई, खूब बाटी। और ये देखिए, यहाँ के लोगों का थोड़ा सा है भी अजीब सा कि अगर घिया यहाँ 20 रुपए किलो हो तो लोग खाएंगे नहीं, 60 में ही खाते हैं, उनको रिचनेस लगती है। तो जिनके पास बेशुमार पैसा है उनको तो 60 रुपए 60 में दे दो क्योंकि उनको रिचनेस। ठीक बात है। एक मेरा जानकार था, वो क्या करता था, जैसे कोई ऑर्गेनिक खेती किए हुए है तो उसने क्या किया कि उससे बढ़िया कच्ची घिया लेके लाता घर पे, ठीक बात है, बढ़िया से साफ सुथरी कटवा के, छोटी छोटी पैकिंगों में कटवा के, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके घर पहुँचवाता, और अपना ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ खुश तो उसके काम नहीं रुकने लाइजनिंग के उसके सारे काम उस ऑर्गेनिक घिया और तोरी कटी हुई देने के बाद, क्योंकि उनको भी पता है कि ये चीज़ उन्हें कहीं नहीं मिलती। सही बात। उनके पास पैसा है, देखो ये एसेट है, बहुत अच्छा खाना तो सबको पसंद है। नहीं, हमें तो इतना डिफरेंस लगा कि हम खिलाएंगे आपको उस घिया का रायता, मतलब घिया को अच्छे से घोट के रायता बना दे, तो आप ये नहीं बता सकते कि आलू का घिया का रायता। मतलब आलू और घिया के टेस्ट बिल्कुल आलू एक जैसा सा फील देता है, और नहीं तो जो पेस्टिसाइड से जो घिया होती है वो पक्के नहीं देती। वो एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई किसी भी सब्जी में जब वो फॉर्मेशन होती है, उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस है, अगर वो सही सब चीज़ें अपने समय पे हो रही हैं, प्राकृतिक रूप से हो रही हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। जब हम उसको एक रासायनिक डोज देके, हार्मोन्स देके उसको बड़ा करते हैं, तो उसका हो तो जाता है वो, लेकिन वो अलग चीज़ बनती है। बाहर से तो सही वो ऐसा ही दिखता है, लेकिन वो एक चीज़ अलग बनती है। ड्रिंक काटने में भी पता लगता है, खाने में पता लगता है, उसको रखने में पता लगता है, वो जल्दी खराब हो जाता है, स्मेल मारने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें। ये इस तरह की दिक्कतें हैं। तो बहुत बढ़िया नवीन भाई, आज हमने पाम ऑयल पे बात करी, मिलावट पे बात करी, और दोस्तों mandiRates.in पोर्टल है, आप इस पर रेगुलर विजिट कीजिए, देखिए, आपके इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें, खासकर मंडी रेट्स हैं, और जो करंट जो टॉपिक चल रहे हैं उन पर सारा इस पर विस्तार से लिखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।